नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। गैप ना हो इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड कर दे रहा हूं। गैप हो जाता है तो सही नहीं रहता है, आप लोगों की पढ़ाई बाधित होती है। और पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसको फैक्ट को देखते चलें, धीरे धीरे सब चीज़ें याद हो जाएंगी और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संबंध में विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। इंग्लिश वाले बच्चे अगर ना हो तो सोच रहा हूँ एक ही लैंग्वेज में रखें, जिससे कि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे लिखने का। भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 से बढ़कर कितना हो गया है? 11,098 हो गया है। और भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। इसमें सही कथन कौन सा है? तो भारत विश्व का सबसे 5वां बड़ा देश है, क्या ऐसा है कि नहीं? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। पहले पे कौन है? रूस है, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा रूस कनाडा के बाद यहाँ पे यूएसए भी है, यूएसए। और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है? भारत। तो यहाँ 7वें नंबर पे भारत आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। अब लंबाई कितना हो गई? 11,098 हो गया, ये सही है। तीसरा ऑप्शन, भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलता है, नहीं, ये गलत है। कितने देशों से मिलता है? 7 देशों से, और 2 क्या तटीय देश हैं। तो 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आपका चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 2 2 4 5 6 बांग्लादेश, और बात क्या है? म्यांमार। और अगर तटीय पूछा जाए प्लस में तो श्रीलंका और मालदीव, इतने देशों से सीमा मिलती है। तो श्रीलंका के बीच क्या है? पाक स्टेट है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कियात है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको याद होना चाहिए। बांग्लादेश में विवाद चल रहा है 3 बीघा कॉरिडोर का, और तीस्ता जल विवाद है। पाकिस्तान में सरक्रिक विवाद है, सिंधु जल समझौता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? केवल 2, तो केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? सुरु घाटी, युथांग घाटी, जुकू घाटी। ये सब इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, ये सब विज्ञान में आते हैं। कभी स्टैटिक जीके से हो गया, कभी ऐसे आ जाता है। तो आप सही जवाब क्या होगा उसको बताइए। जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है, सही है, बिल्कुल सही है। युथांग घाटी सिक्किम में है। युथांग कहाँ पे है? सिक्किम। अच्छा, कुछ घाटी मैं लिख देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट घाटी है, जो एग्जाम में आती है। एक तो आता है मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी, और नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, साथ साथ में चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी, उसके साथ साथ सुरु घाटी। सुरु घाटी तो लद्दाख में हो जाएगा, तो हाँ सुरु घाटी लद्दाख में ही है, ठीक है। मूर्खा, नुब्रा, सुरु, ये सब कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। ये याद रख लीजिए, एक ही जगह नोट कर लीजिए। और अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी आती है? कुल्लू, कांगड़ा, ये सब जो कुल्लू मनाली घूमने गए उनको पता ही होगा। कुल्लू, कांगड़ा, ये सब जगह के नाम भी है वहाँ पे। स्पीति, स्पीति में लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, स्पीति। और 2 और इम्पॉर्टेंट जो कम लोग जान पाते हैं, पांगी और पार्वती घाटी। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। पांगी, पार्वती, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू को देव घाटी भी कहा जाता है, देव घाटी। इतना चीज़ें हो गई। और तमिलनाडु में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तमिलनाडु में केत्ती घाटी, केत्ती घाटी, या केट्टी बोलते हैं इसको, KETTI करके होता है। और उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी आती है? एक तो नेलांग घाटी है,
नेलांग, इसको बच्चे कई बार गलत करते हैं, नॉर्थ ईस्ट लगा देते हैं। नेलांग घाटी हो गई, जौहर घाटी हो गई, जौहर घाटी, और फूलों की घाटी तो सबको पता ही होगा, फूलों की घाटी। दून घाटी देहरादून से रिलेट करके आ सकते हैं। ये सब क्या हो गए, उत्तराखंड घाटी हो गए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में। तो केवल थर्ड ऑप्शन सही होगा और बाकी गलत है। बाकी सब बता दिया हूँ। युथांग घाटी कहाँ पे है, युथांग घाटी। अच्छा सिक्किम वाला बता दें, सिक्किम में कौन कौन से है। सिक्किम में युथांग ही है, एक मेन यही है, युथांग घाटी सिक्किम में। युथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, सुरु घाटी बता ही दिया आप लोगों को, लद्दाख में है। हिमाचल घाटी बता दिया हूँ और उत्तराखंड घाटी बता दिया हूँ। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक घाटी और है, अराकू घाटी। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पे है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होती है, गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। उसके बाद इसको और क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा। अगर गोदावरी ऑप्शन न रहे तब क्या आंसर होगा, कृष्णा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर कृष्णा ही है। और उसके बाद क्या होगा, कृष्णा नदी। उसके बाद नर्मदा, और उसके बाद आपका कावेरी। कावेरी को क्या बोलते हैं, दोनों में बड़ा ये इसको याद रखिएगा। कावेरी क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। पवित्रता की वजह से दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है, और दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। इसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए नहीं तो भूल जाएगा। कृष्णा नदी होगा, नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा इस पश्चिम की ओर बहने वाली घाटी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि दरार घाटी से बहने वाली नदी, दरार घाटी से बहने वाली नदी, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी, मतलब रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी, तो क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सब पश्चिम को नदी बहती हैं। तो क्या निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख। और माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, गोदावरी 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो चेन्नई में, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में। यहाँ पे कब मौसम, जब उल्टा हुआ मौसम, रिटर्निंग मौसम से मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्व मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और 5वां क्वेश्चन है, पर्वत सही मिलान कौन सा है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, हरे पौधे क्या है, इकोसिस्टम बनाते हैं हरे पौधे। और वर्षा क्या है, वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है। ठीक है, हरे पौधे सही हो। अजैविक जीवाणु क्या है, जैविक अवयव है, जैविक अवयव। और आपका पर्वत अस्थाई है नहीं, पर्वत सर्वाधिक अस्थाई है नहीं, समुद्र सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र इसका जवाब होगा। सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, समुद्र है। और जैविक अवयव क्या है, जीवाणु है। पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधे। ग्लोबल वार्मिंग वर्षा होने से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर कब प्रयोग किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918। इसको टाइम पीरियड जरूर याद रखें। अच्छा, वंदे मातरम से इस टाइम चर्चा में है तो क्वेश्चन आ सकता है। 1896 में पहली बार गाया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में।
इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस टाइम काफ़ी चर्चा में है, रहमतुल्लाह सयानी। और ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिसे लिखा है आनंद मठ। और एक चीज़ पूछा जाता है कि इसको कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली थी। ये सब चीज़ें वंदे मातरम से संबंधित है, याद रखिए इसको। लाहौर अधिवेशन संदर्भ विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट कुछ बनते नहीं है, 2-3 फैक्ट ही हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। तो पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष है। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। भू राजस्व नीति, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, टाइम पूछा गया, कभी काल टाइम पूछा भी जाता है, नहीं पूछा जाता है। कई अगर पेपर टफ आया तो क्रम के अनुसार लगाने की बोल देंगे। अदरवाइज इस पर कौन कौन किसके शासनकाल में आया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। से क्वेश्चन कई बार आ जाए, मेनली इसी के लिए मैं क्वेश्चन लिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और इसको जमींदार प्रथा के रूप में भी जाना जाता है, जमींदार प्रथा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आया था, 1840 नहीं, 1820 में आया था। और लॉर्ड हास्टिंग के समय शासनकाल में आया था। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक और आता है, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन आता है कौन कौन इसको तैयार किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। ठीक है, इतना है। और महालवाड़ी व्यवस्था, इसको बनाने वाले कौन थे? मैकिंजे ने तैयार किया था। मैकिंजे 1833 में, जब बेंटिक के समय ज़्यादा इसका प्रचार हुआ, लेकिन इसको तैयार कौन किया था? मैकिंजे। तो क्वेश्चन आ सकता है, रैयतवाड़ी कौन तैयार किया? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, महालवाड़ी व्यवस्था मैकिंजे। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? 8वें का 8वां कौन सा सही था? इसमें यही गलत था ना, 1840 1820 होगा। तो इसमें केवल दूसरा सुमेलित नहीं है, तो दूसरा सुमेलित नहीं था। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए क्वेश्चन को ले लिया था। थोड़ा सा टफ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मुझे लगा कि हो सकता है अगर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो टफ आएंगे उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ले लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायक का खिताब किसे दिया गया था? तो अमीर खुसरो को दिया गया था नायक का खिताब। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, बदायूं जिला में है। पटियाली, बदायूं जिला। और अगर बात की जाए, तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता है, कव्वाली के जनक। ये सब तमाम चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसको लेना है ले सकते हैं। अच्छा, लक्ष्य बैच में क्या क्या मिल रहा है, कई सारे बच्चों को पता भी नहीं है। इसमें क्या क्या है? एक तो वीडियो लेक्चर दिया जाता है। वीडियो लेक्चर के बाद जब वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद इसमें क्या कराया जाएगा? MCQ प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ साथ आपका डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स दिया जाएगा। वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना, डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सब बस कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए दिया जा रहा है। साथ साथ ही MCQ वगैरह भी दिया जाएगा, इतनी सारी चीज़ें। और साथ में टाइपिंग मैटर भी दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेना चाहे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड, अंगूर व इमली में टार्टरिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें गलत कौन सा है बताइए? तो इसमें कोई भी युग्म गलत नहीं है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। और सबसे कम किस में होती है? इसको कालक्रम बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे हीरा, सबसे कम हीरा, फिर उसके बाद हीरा के बाद कांच, कांच के बाद फिर जल, जल के बाद फिर निर्वात। निर्वात में पूरा फुल स्पीड चलेगा 3 × 10⁻8 से। तो सही जवाब क्या होगा? बी,
गैलीलियो किसकी खोज किए थे? क्रिश्चियन हाइगेंस किसकी खोज किए? जगदीश चंद्र बोस किसकी खोज किए? सत्येंद्रनाथ बोस किसका खोज किए थे? इस साइंस का क्वेश्चन है। तो गैलीलियो किसका खोज किया था? जड़त्व के नियम का खोज किया था, सही है। क्रिश्चियन हाइगेंस किसकी खोज की? प्रकाश के तरंग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत खोज कौन के? जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था? क्वांटम इंजीनियरिंग की खोज किए थे। क्वांटम इंजीनियरिंग का खोज किए थे, ठीक है। और उस्मी आयरन का खोज कौन किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्मी आयरन खोज कौन किया था? मेघनाथ साहा ने किया था। मेघनाथ साहा, रेलवे में आया था मेघनाथ साहा से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आ सकता है। यहाँ पे खेती दी गई है, फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। किसको कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी को पालन को कहते हैं, मधुमक्खी। और मछली पालन को पिस्कीकल्चर। इसमें क्या कौन सुमेलित नहीं है? तो ये फसलों की खेती वाला सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर तो मधुमक्खी का हो गया। फसलों के लिए एग्रोनॉमी बोलते हैं, AGRONOMY। ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और मछली के लिए पिस्कीकल्चर याद रख लीजिए, अंगूर के लिए विटीकल्चर, ये सब तमाम है। और बस इतना फसलों के लिए हो गया, बता दीजिए। मछली के लिए पिस्कीकल्चर और अंगूर के लिए विटीकल्चर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे? कुछ इस संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहले हम याद करते हैं कृषि अनुसंधान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके बाद गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। और चीनी अनुसंधान कहाँ पे है? गन्ना है तो चीनी भी जरूरी है आसपास, तो कानपुर, ठीक है। दाल भी कानपुर में है। आलू बताइए कहाँ पे होगा? केंद्रीय आलू शिमला में। ये सब्जी, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया था, सब्जी अनुसंधान कहाँ है? बनारस में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। अभी कंप्यूटर से क्वेश्चन, लाइफाई के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। वाईफाई से 100 गुना तेज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसमें विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक का प्रयोग होता है। इसका आविष्कार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेराल्ड हास ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें सारे सही हैं। ये लाइफाई जो है वाईफाई से तेज चलता है, क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, इसलिए इसको लिया हूँ। 1 2 3 तीनों सही है। इंटरनेट कार्य करता है ओनली सर्किट स्विचिंग, ओनली पैकेट स्विचिंग, बोथ सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, नन ऑफ दिस। इसमें सही जवाब क्या होगा? ओनली पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट। IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक सामान्यतः कंप्यूटर का एक सिग्नल है जो कि हार्डवेयर डिवाइस द्वारा CPU को भेजा जाता है। वह किस डिवाइस को संकेत करता है? तो यह फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को संकेत करता है, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को संकेत करता है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे इसको याद करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला लायक नहीं है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? ये तो एकदम सबको याद होना चाहिए, कैश मेमोरी सबसे तेज़ होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में अधिकतम एड्रेस करने योग्य मेमोरी कितनी होती है? तो अधिकतम मेमोरी कितनी होती है? 1 MB। क्वेश्चन याद रखिएगा, अधिकतम 1 मेमोरी एड्रेस याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। नमस्कार।